नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको समझना है टिश्यू। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने आपको कोशिका यानी सेल के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। टिश्यू आपको पहले से ही जानकारी होगी टिश्यू होते क्या है। तो एक समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। ये देखो एक सेल है, जब कई सेल आपस में मिल जाती हैं तो क्या बना लेती हैं? ऊतक बना लेती हैं। तो एक सेल से जब कई सेल मिलकर बनती है तो उसे बोलते हैं ऊतक। पहले बनेगी सेल और सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। पर ये इनका जो समूह होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए, तभी वो क्या बनाती? टिश्यू बनाती। जैसे सपोज करो, जैसे हमने आपको पहले बताया है कि ये हाथ है। अब इस हाथ में कई प्रकार की सेल होंगी और जब ये सारी सेल इकट्ठी हो गई तो ये बन गया टिश्यू, यानी और टिश्यू से बनता है ऑर्गन। तो हाथ एक क्या ऑर्गन है। तो ये हथेली में जो कोशिकाएं होंगी, जो टिश्यू होंगे, यहाँ पर ऊतक जो होंगे वो एक जैसे होंगे, जबकि चेहरे के जो सेल होंगी वो अलग होंगी। तो यहाँ के ऊतक अलग होंगे, यहाँ के ऊतक अलग होंगे। इनका फंक्शन कुछ और रहेगा चेहरे का, और जबकि हाथों का फंक्शन कुछ और रहेगा। आप हाथ में कितनी तेज मान लो, ज्यादा तेज मारने पर लग भी जाती है। नॉर्मल आप अगर तेज तेज मारोगे तो आपको हाथ में ज्यादा वो नहीं लगेगी चोट, लेकिन यहाँ भी स्लो स्लो मारोगे ना तो भी चोट लग जाती है। तो यहाँ की जो सेल होंगे, यहाँ के जो टिश्यू होंगे वो अलग होंगे, इनका फंक्शन अलग होगा और इसका फंक्शन अलग होगा। पैर के जो तलुए होते हैं उनकी जो सेल होंगी वो अलग होंगी। तो एक समान कोशिकाओं के समूह जो एक जैसे कार्य कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? टिश्यू यानी ऊतक कहा जाता है। तो ऊतक की परिभाषा क्या हो गई? एक समान कोशिकाओं का समूह जो एक समान कार्य कर सकता है उसे ऊतक कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन फंक्शन एंड सिमिलर इन वर्क। जो काम वगैरह और जो कार्य वगैरह एक साथ कर सकते हैं वो टिश्यू यानी ऊतक कहलाते हैं। तो ऊतक की हमने यहाँ परिभाषा लिखी, ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का वह समूह है। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल जिसमें सभी कोशिकाएं, जितनी जितनी भी सेल होती हैं वो क्या होती हैं? आकार में। आकार मतलब उनका जो साइज है, ये देखो ये साइज है, कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। आकृति, देखो आकार मतलब होता है साइज, आकृति मतलब शेप। अब शेप ऐसा नहीं कि आप सपोज करो आपका जो चेहरा का शेप है, तो एक सेल का शेप ऐसा और एक सेल का शेप ऐसा है, एक सेल का शेप ऐसा है। तो शेप भी एक जैसा, आकृति भी कैसे होनी चाहिए? एक जैसी। नहीं पता चला आधा चेहरा इधर जा रहा है, आधा चेहरा इधर, आधा चेहरा उधर, तो ऐसे बुरा लगेगा कि नहीं? तो आकार भी शेप, साइज भी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सेम साइज होना चाहिए, और उनका शेप भी कैसा होना चाहिए? एक शेप, समझ गए? आकृति। कार्य, कार्य भी एक जैसा होना चाहिए। हाथ के कार्य अलग रहते हैं, चेहरे के कार्य अलग रहेंगे। और उद्गम, ओरिजन, जिससे ये बनती हैं और उत्पत्ति होती है, तो ये मीजोडर्म। जब आप एम्ब्रियो स्टेज में पढ़ते हैं ना तो आपको इतना डिटेल नहीं जाना। तो किस प्रकार सेल बनती हैं, तो ये मीजोडर्म सेल होती है उसमें बनते हैं। ठीक है, तो जब एम्ब्रियो होता है ना, भ्रूण, माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है उसी टाइम ये बनते हैं। तो इनकी ओरिजन भी एक जैसी होना चाहिए। तो उद्गम की दृष्टि से समान होती है, उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू की आप डेफिनेशन समझ गए होंगे होता क्या है। आप इसको डबल से पढ़ के देख सकते हैं। अब कुछ फैक्ट हैं दो चार, उनको देखते हैं। जैसे कि स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू यानी ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन कहलाता है औतकी, या इंग्लिश बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, वैसे ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाएगा। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? अब हिस्टोलॉजी मतलब जो इसके बारे में सबसे पहले बताएंगे तो वह है मालपिगी। आपको मालपिगी के लिए ध्यान रखना है, पूरा नाम था मार्सेलो मालपिगी। तो मालपिगी औतकी के फादर कहलाते हैं। ये इटली के एक वैज्ञानिक थे इनके, और ऊतक शब्द दिया था बिचेट ने। हालांकि इसमें कई नाम आते हैं पर आपको इतना ध्यान रखना, ये वाला ये आपको नहीं रखना ध्यान। आपको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? मालपिगी, एक शब्द ध्यान रखना, मालपिगी। अब देखते हैं टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो टिश्यू प्लांट में भी पाए जाते हैं और एनिमल में पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर भी सेल रहेंगी, एनिमल के अंदर भी सेल रहेंगी। तो आप ध्यान समझते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या होते हैं। हम आपको सिर्फ एनिमल सेल के बारे में ही पढ़ाएंगे यहाँ पर। एनिमल जो टिश्यू है उनके बारे में पढ़ाएंगे, प्लांट वाला जब बॉटनी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अब देखिए टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट में भी पाए जाएंगे और एनिमल में पाए जाएंगे। तो दोनों के हम बता देते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर आपको एनिमल पढ़ाएंगे, पर थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। देखो जो प्लांट टिश्यू होते हैं, एक होंगे प्लांट में टिश्यू यानी पेड़ पौधों के, पादप ऊतक, और एक होंगे एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? जंतु ऊतक, जंतु ऊतक। और इनको क्या बोलेंगे? पादप ऊतक। आप हिंदी वाले और इंग्लिश वाले ऐसे लिख लेना, पादप ऊतक। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू, क्योंकि अपन को एनिमल पढ़ना है, प्लांट भी बता देते हैं, आप टेंशन मत लो। एनिमल टिश्यू चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार। अभी एक एक करके सब पढ़ेंगे। पहला होता है कनेक्टिंग टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, इससे मांसपेशियां बनती हैं, अभी सब बताएंगे मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद होता है न्यूरॉन टिश्यू, न्यूरॉन, इसमें आपकी तंत्रिका ऊतक जिसे बोलते हैं। और एक होता है आपका एडिपोस टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें आपको फैट वगैरह में काम आता है, एपिथेलियल बोलते हैं इसको, या एडिपोस टिश्यू भी कहा जाता है। तो ये एनिमल में चार प्रकार के होते हैं। प्लांट में बात करते हैं, प्लांट में टू टाइप्स के पाए जाते हैं। ध्यान सुनना, प्लांट के कितने होते हैं? दो। एक होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और एक होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू,
परमानेंट टिश्यू ये प्लांट में पाए जाएंगे। देखो ध्यान से, मेरिस्मेटिक को हिंदी में बोलते हैं विभाज्य ऊतक, इनमें डिवीजन होता है। अब आपको जब प्लांट बोटनी पढ़ाएंगे ना तब आपको अच्छे से बताएंगे, विभाज्य ऊतक बोलते हैं इनको। इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। और परमानेंट के भी 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। स्थायी ऊतक, हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थायी ऊतक बोलते हैं इसको। तो अभी ये ना लिखें, आपको सिर्फ यही अकेले हम पढ़ाएंगे, पर ध्यान सुन लो, नहीं तो आप बोलोगे ये छोड़ दिया क्या। हम इसको पढ़ाएंगे बोटनी में। देखो परमानेंट टिश्यू जो स्थायी ऊतक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स वाले 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जाइलम, सुना होगा नाम, जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और एक होते हैं फ्लोएम जो आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये प्लांट में पढ़ाएंगे। और सिंपल होते हैं 3 प्रकार के, एक होते हैं पेरेन्काइमा, एक होते हैं कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। हम आपको ये अच्छे से पढ़ाएंगे कहाँ पर? जब बोटनी पढ़ाएंगे, ठीक है। एक को मृदुतक ऊतक, दंड ऊतक, ऐसे इसके नाम लेते हैं, ठीक है। और जो मेरिस्मेटिक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं शीर्ष विभाज्य ऊतक। क्या बोलेंगे? शीर्ष विभाज्य ऊतक। दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल को बोलते हैं पार्श्व विभाज्य ऊतक। और तीसरा होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, इसे बोलते हैं अंतर, मतलब जो बीच में गैप पाया जाता है उसमें, ठीक है। थोड़ा सा इनको समझा देते हैं, हालांकि ये पढ़ेंगे अपन। विभाज्य ऊतक मतलब जिनमें डिवीजन होता है। कुछ प्लांट देखना हाइट में बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा उनकी हाइट, सभी प्लांट की हाइट ज्यादा होती है, तो हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा जिम्मेदार रहता है? शीर्ष विभाज्य। शीर्ष मतलब होता है हाइट। एपिकल मेरिस्टेम, सब में डिवीजन होगा। दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम, पार्स, मतलब इसकी ये चौड़ाई बढ़ाएगा। पेड़ देखना चौड़े होते हैं, कुछ पीपल वगैरह बरगद के पेड़ देखना अच्छे चौड़े चौड़े होते हैं, तो वो पार्श्व विभाज्य ऊतक पाया जाएगा। इंटरकैलरी घासों में पाया जाता है, ठीक है। अंतर्वेशी, हिंदी में बोलते हैं अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। तो अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक देखना घासों, जो घास वगैरह होती है उसमें कुछ कुछ दूरी पर ये पाए जाते हैं, वहां पढ़ाएंगे डिटेल में। उसके बाद सिंपल में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं सब बताएंगे। कॉम्प्लेक्स में जाइलम, फ्लोएम होते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी? प्लांट टिश्यू की। अपन को ये नहीं पढ़ना, अपन को पढ़ना है जंतु ऊतक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जंतु ऊतक को। ये हम बोटनी में अलग से पढ़ाएंगे। अभी ये पढ़ाने बैठेगा तो ये छोड़ दें क्या? ये पढ़ा दें पहले। तो चलिए शुरू करते हैं जंतु ऊतक। स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, यानी हिंदी में बोलेंगे इनको जंतु ऊतक। पहला होता है उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, पढ़ेंगे क्या होते हैं। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, ये भी बताते हैं। मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक, इससे मांसपेशियां बनती हैं। और एक होते हैं नर्वस टिश्यू, इसमें इसे हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका ऊतक, इसमें आपकी न्यूरॉन सेल बनती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, उपकला ऊतक के बारे में। उपकला ऊतक को हिंदी में, इंग्लिश में एडिपोस टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है। इसका काम होता है अंगों को ढकना, ठीक है, या बाहरी आवरण बनाना या रक्षात्मक कार्य करना। देखो ध्यान से, ऐसे टिश्यू जो आपके बाहर होते हैं, देखो अंगों को ढकते हैं। आप अंदर अंग है ना, हार्ट, लीवर, किडनी, इसको ढका किसने? इसको किसी न किसी ऊतक ने ढका होगा, यानी सेल ने ढका होगा। तो ये अंगों को ढकते हैं, आउटर कवरिंग बनाते हैं। बाहरी आवरण, जो बाहर का जो आवरण बना हुआ है वो इन्हीं से बनता है, और रक्षा करने का काम करते हैं। कुल मिला के ये फैट, यानी जो बाहर से मोटापा जो दिखाई देता है वो उपकला ऊतक बनाते हैं। तो चर्बी वगैरह यानी बसा यानी फैट का निर्माण कौन करते हैं? उपकला ऊतक करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और ये रक्षा काम करते हैं। देखो आप जो लोग मोटे होंगे ना उनको ठंड कम लगती है, हालांकि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता महिलाओं को छोड़कर। शादी वगैरह में देखना जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा स्वेटर वगैरह नहीं पड़ती ठंडी के दिनों में, लेकिन पुरुष वगैरह पहन के जाते हैं, उनको ठंड नहीं लगती, वो एक्सेप्शन है। लेकिन जो लोग थोड़े मोटे होते हैं उनको ठंड कम लगती है, हालांकि ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता। तो ये रक्षा करने का काम कौन करते हैं? आपके उपकला ऊतक करते हैं। क्लियर है? तो पहला हो गया उपकला ऊतक, इसमें इतना ही ध्यान रखना है। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को क्या करते हैं? ये जोड़ के रखते हैं। इसका एग्जाम्पल आएगा जैसे बोन। बोन पूरी हड्डियों, बोन यानी हड्डी पूरे शरीर को जोड़कर रखती है, तो बोन किस में आएगा? एक कनेक्टिंग टिश्यू है। ब्लड, ब्लड भी एक कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है, ये पढ़ते हैं अपन। अगला देखते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। ये 30% एरिया पर होता है, आपका 30% जो एरिया है उसको कवर कौन करता है? कनेक्टिंग टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। ये क्या करता है? संयोजी मतलब होता है संयोजन करना यानी जोड़ कर रखना। तो ये पूरी बॉडी को क्या करता है? जोड़ कर रखता है। तो ये 30% भाग होता है, इसका काम होता है बांधने का। ये बाकी कोशिकाओं को जोड़कर रखता है, ये बाकी कोशिकाओं क्या करता है? जोड़कर रखता है। एग्जाम्पल क्या है? स्किन। स्किन देखना, पूरी बॉडी जो जुड़ी है वो इसी स्किन की वजह जुड़ी, स्किन की वजह से। घर में प्लास्टर वगैरह करवाते हो नहीं आप, छाप करवाते हो, तो अगर जो छाप होती है वो पूरी कनेक्ट होती है एक दूसरे से, अगर बीच में कहीं पर जुड़ती नहीं है ना तो पूरी गिर जाएगी, वहां से उतना जो एरिया है वो खराब हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये बाकी कोशिकाओं क्या करता है? जोड़ के रखता है। कौन जोड़ के रखता है? कनेक्टिंग टिश्यू। ये इसका एग्जांपल क्या है? स्किन।
बोन, तो बोन भी एक क्या है, बोन हड्डी पूरे शरीर को जोड़कर रखती है, तो बोन इज अ सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू, सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू आएगा। सॉलिड क्यों है, ठोस, क्योंकि बोन कैसी होती है, ठोस होती है, सॉलिड होती है, सॉलिड लिक्विड जानते हो आप। और अगला होता है ब्लड, ब्लड कैसा है, लिक्विड है। ब्लड भी तो पूरी बॉडी को जोड़कर रखे है ना, पूरी बॉडी में देखना जहां तहां देखो ब्लड ही है, पूरी हर जगह ब्लड है। तो ब्लड कैसा है, लिक्विड है, तरल संयोजी ऊतक। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, इनमें से निम्नलिखित में से कौन तरल संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन रहता है बोन, ब्लड या स्किन, तो क्या लगाओगे, ब्लड। अगर क्वेश्चन आया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू, तो क्या लगाओगे, बोन, बोन इज अ सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू, ठोस संयोजी ऊतक है। तो ये हो गया कनेक्टिंग टिश्यू जो आपको जोड़कर रखते हैं, इमेज वगैरह में आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की जो सेल होती है, इसका इमेज देख लो पहले। जो मस्कुलर टिश्यू जो होता है, इससे आपकी मांसपेशियां बनी होती है, मतलब शरीर में जो मसल्स बनी है ना, मांसपेशियां, वो किससे बनती हैं, इसी मस्कुलर टिश्यू से बनती हैं। तो मांसपेशियां इन्हीं से बनती हैं। ये पूरी बॉडी का 40 to 50% हिस्सा होता है। ये लंबी एवं पतली कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये कैसी होती है, लंबी होती है और पतली सेल होती है। तो लंबी और पतली कोशिकाओं से मिलकर बना, इन्हें मसल्स फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें मसल्स फाइबर कहा जाता है इन मांसपेशियों को। तो एक हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, ये क्या करता है, आपको फैट वगैरह का निर्माण करता है, बस इतना ही ध्यान रखना। दूसरा होता है संयोजी ऊतक, जो क्या करता है, जोड़ के रखता है, बोन, स्किन, ये सब इसका एग्जांपल है, ब्लड। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, और अगला होता है आपका इसके बाद नर्वस टिश्यू। तो अब देखते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। चलिए अब देखते हैं लास्ट जो है उसका नाम है तंत्रिका ऊतक, यानी नर्वस टिश्यू बोलते हैं इसको। ये कोशिका सबसे तेजी से स्टिमुलेट होती है, यानी उत्तेजित होती है। उत्तेजित मतलब होता है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब जानते हो, मैसेज भेजने का काम। तो जो तंत्रिका ऊतक जो होती हैं, इनमें मैसेज इतनी तेजी से जाता है, बहुत स्पीड से मैसेज जाता है। देखो ये कहाँ से कनेक्ट करती हैं, आपका जो ब्रेन होता है, देखो ध्यान समझना, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते हैं। ये आपका ब्रेन है, और ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से आपके हाथ वगैरह रहते हैं, यहाँ पर आपके पैर वगैरह रहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये पूरी बॉडी क्या करती है, जोड़कर रखती है। कैसे रखती है, यहाँ पर आपके न्यूरॉन पाए जाते हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं पूरे ब्रेन में। और यहाँ से पतला सा वायर आता है, जिसे बोलते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड पतला सा वायर आता है, पढ़ाएंगे आपको आगे जाके। तो ब्रेन, उसके स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, पूरे बॉडी में तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। जरा सा कोई आपको यहाँ से चोटिया लेगा, या फिर जरा सा टच हो गया, आप चुपचाप बैठो, किसी ने पीछे से आके ऐसे कुछ कर दिया, तो आप देखना तुरंत एक्टिव हो जाते हो ना। जैसे आप चल रहे हो, रास्ते में कांटा डला है, जैसे ही कांटा लगता है आपके पैर में, वो तुरंत उचक जाते हो आप ऐसे, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, तुरंत इतने कम सेकंड में आपने अपने आप को जवाब दे दिया अपने ब्रेन ने कि भैया वहां कुछ डाला, जल्दी से दूर हो जाओ। या प्रेस वगैरह रखा है, आपने गलती से हाथ रख दिया, तुरंत एकदम ऐसे कर लेते हो। तो ये जो स्टिमुलेशन होता है, इसे बोलते हैं उत्तेजना। ये किसकी वजह से होती है, तंत्रिका ऊतक की वजह से। तो ये कोशिका तीव्र उत्तेजित होती है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। ब्रेन वाले चैप्टर में हम आपको उसको पढ़ाएंगे डिटेल में। तो इनमें उत्तेजना सबसे तेजी से होती है इन ऊतकों में। ये 3 प्रकार का होते हैं। एक ब्रेन की जो सेल बनती है वो इन्हीं से बनती है। स्पाइनल कोड जो बीच वाली होती है, यहाँ से मैसेज जाने का काम करता है। और तंत्रिकाएं पूरी तरह, तंत्रिका का ये पूरा डायग्राम है, देख लो। तो तंत्रिका कुछ इस प्रकार की होती हैं। तो ये जो सेल बनती हैं वो किससे बनती हैं, तंत्रिका ऊतक की। अब जो ब्रेन होता है ना, इसमें जो न्यूरॉन टिश्यू पाए जाते हैं, यहाँ पर भी इनमें डिवीजन नहीं होता, ध्यान रखना। ब्रेन की जो सेल होती है ना, इनमें डिवीजन नहीं होता। तो जो 90% जो ब्रेन की सेल होती है, उनमें डिवीजन नहीं होता। ये आपकी न्यूरॉन टिश्यू कहलाती है। 90% पर डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन नहीं होगा मतलब इसका मतलब ये है कि जो 90% जो आपका बना है ब्रेन, वो न्यूरॉन सेल का बना है, और न्यूरॉन सेल में डिवीजन नहीं होगा। मतलब इसका डिवीजन नहीं होगा, मतलब अगर आपके सिर में चोट लगी तो फिर आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे। हमने आपको पढ़ा चुके हैं कि आपकी माइटोसिस डिवीजन क्या होता है। इसलिए पुलिस वाले बोलते हैं हेलमेट पहनो, या घर वाले बोलते हैं चलो हेलमेट पहन के जाओ। अब हेलमेट पहनने से क्या होता है, आपका सिर बच जाता है, बाकी कहीं लगे कोई दिक्कत नहीं रहती, मेन होता है सिर। और सिर में अगर एक बार चोट लग गई, आपने हेलमेट नहीं पहना और एक्सीडेंट हो गया और सिर में चोट लग गई, जैसे ही चोट लगेगी आपको सिर में, तो आप देखना अंदर की सेल खत्म हो जाएंगी, डैमेज, और इनमें डिवीजन नहीं होगा, मतलब कभी ठीक ही नहीं हो गए। तो 99% चांसेस होता है कि अगर आपको ब्रेन में चोट लगी और आप कोमा में चले गए तो आप ठीक नहीं हो गए। फिर भी 1% चांसेस रहता है कि इनमें डिवीजन हो जाता है, क्योंकि 90% न्यूरॉन सेल है, और 10% इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं गीलियल सेल। गीलियल सेल कितनी परसेंट पाई जाती हैं, 10%। और इन गीलियल सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है। और कभी कभी डिवीजन हो जाता है, तो अगर अनकंट्रोल डिवीजन होता है तो वो कहलाता है कैंसर कहलाता है। लेकिन ब्रेन के कैंसर क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, हम आपको पढ़ा चुके हैं, ट्यूमर कहा जाता है। तो कभी कभी ब्रेन में भी कैंसर हो जाता है, ट्यूमर। अमरीश पुरी एक विलन देखा, जानते हो आप विलन के बारे में, अमरीश पुरी। तो अमरीश पुरी मोगेम्बो खुशुगा, उसका जो डेथ हुई थी, जहां तक हमें
कंफर्म तो आइडिया नहीं है, शायद ट्यूमर से ही हुई थी, उसको ब्रेन का ट्यूमर हो गया था। तो ये जो बीमारी होती है ये कई बार हो भी जाती हैं। तो ब्रेन में भी ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन में भी क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ब्रेन के कैंसर को ट्यूमर कहा जाता है। तो 10% ये सेल होती है, इनमें डिवीजन हो जाता है, लेकिन 90% न्यूरॉन सेल में डिवीजन नहीं होता। तो अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह होता है तो फिर ब्रेन में चोट लगती है तो शायद ही फिर आप कभी ठीक हो पाओ। ऐसा होता है कई बार, ब्रेन में चोट लगने पर कभी व्यक्ति ठीक हो ही नहीं सकता। 99% चांसेस रहते हैं। हमारे दादाजी भी जो इनकी डेथ हुई थी वो भी ऐसे ही हुए थे, उनको पाइप लग गया था, वो कुएं में थे उस जमाने, 1992 की बात है, उस टाइम तो हम भी नहीं थे। तो कहते हैं कि बता रहे थे घर वाले कि जब उनको हॉस्पिटल ले गए जबलपुर में, तो डॉक्टरों ने बोला ठीक हो गए, तो खाने भी खाने लगे, ठीक हो गए थे। फिर जब उन्होंने खाना खाया तो च्यूइंग वगैरह करी, चबाया खाने को, तो उनकी डेथ हो गई थी। मतलब अगर आपको ब्रेन में चोट लगी, आप ठीक हो गए ना, फिर भी आप कभी ठीक नहीं हो सकते, ठीक होने के बाद भी आप कभी ठीक नहीं हो पाते। तो इतनी खतरनाक होते हैं ये ब्रेन की सेल, इसलिए हमेशा अपने सिर को बचा के रखें। अब एक्सीडेंट, आप गाड़ी पर बच सकते हो, वहाँ की जगह नहीं बच सकते, जैसे यहाँ खड़े हैं, गलती से छत गिर जाए तो फिर निपट ही जाओगे, उसमें कोई नहीं कर। हाँ, लेकिन आप हेलमेट वगैरह पहने, वो बढ़िया रहता है, इससे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टिश्यू वाला चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगला जो चैप्टर है बहुत जल्दी हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।